Hello bachcho, let's read the question. There are two subparts in this question, so we will solve each subpart one by one. The first subpart says, what is plane polarized light? Plane polarized light. If two polarites are placed at 90 degree to each other and the transmitted intensity is zero, okay, what happens when one more polaroid is placed between the two, bisecting the angle between them? How will the intensity of transmitted light vary on further rotating the third polaroid? Okay, this is my first question. What is my second question? If a light beam shows no intensity variation when transmitted through a polaroid which is rotated, does it mean that light is unpolarized? We have to explain this briefly. The key concept used here is called polarization. Let me write down the key concept. Key concept used here is polarization and Malus law. Okay, so let's start solving each question one by one. Here the first question is, what is plane polarized light? तो हमें पता है कि अनपोलराइज लाइट क्या होता है. अनपोलराइज लाइट का मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स चारों दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेन पोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक सर्टेन डायरेक्शन होता है. तो यही हमें आंसर में लिखना है. सो लेट्स राइट डाउन द आंसर. अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, a plane polarized light is a light which has electric field vector oscillating along only one direction. ठीक है, ये है हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो यहां दिया गया है कि दो पोलराइड है और उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है. इसका मतलब उनके पास एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है. मैं डायग्राम में थोड़ा शो करता हूं उसको. ये है मेरा फर्स्ट पोलराइजर और ये है मेरा एनालाइजर. मैं पास एक्सिस को डॉटेड लाइन से शो करता हूं. ये देखो, दिस इज द पास एक्सिस फॉर P1. ये है P2. इसका पास एक्सिस कैसा है? ऐसा परपेंडिकुलर है. तो यहां पे फ्रॉम मैलस लॉ हम क्या बोल सकते हैं? सिंस थीटा इनिशियली इज इक्वल्स टू क्या है? 90 डिग्री है. तो क्या बोल सकते हैं हम फ्रॉम मैलस लॉ? आई जो इंटेंसिटी P2 से निकलेगी वो क्या होगा? आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री. कॉस 90 क्या होती है? ये 1 होती है. तो ये 0. और ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि इंटेंसिटी 0. ठीक है, मैं इनिशियल इंटेंसिटी क्या करता हूं? इनिशियल इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट है. यह है लेट, मैंने कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो इसका मतलब यहां से अनपोलराइज लाइट विथ इंटेंसिटी आई नॉट इज कमिंग एंड P1 इज गिविंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू, हाफ हो जाता है. और यहां पे अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है? एक अलग पोलराइजर को रखा गया है ताकि उसका पास एक्सिस ऐसा हो कि वो इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट करे. तो यहां से एक आई प्राइम मैं मान लेता हूं, ये आई प्राइम है और ये है फाइनल इंटेंसिटी आई. ठीक है, तो आप ही बताओ. सपोज मैंने मान लिया, सपोज एंगल बिटवीन ये P3 है, पास एक्सिस
ऑफ P1 एंड P3 इज फाई, तो बाइसेक्ट करने का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके मैं ये लिख सकता हूं कि 2 फाई जो होगा वो होगा 90 डिग्री और फाई क्या होगा, ये होगा 45 डिग्री। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं आई प्राइम को निकालता हूं जो P3 से निकलेगा। वो कैसे होगा, आई प्राइम इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर फाइव, क्या होगा ये, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, वो आई नॉट बाई 2 ये होगा, और कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, आई नॉट बाई 4 होगा। ये आई नॉट बाई 4 क्या है, ये आई प्राइम है। अब ये आई प्राइम नेक्स्ट पे जा रहा है, मतलब P2 में जा रहा है, तो अब फाइनल इंटेंसिटी क्या होगा, फाइनल इंटेंसिटी वो जो आई हमें मिलेगी वो ये है आई प्राइम कॉस स्क्वायर फाइव। तो आई प्राइम हमें पता है आई नॉट बाई 4 है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो आई नॉट बाई 4 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आई नॉट बाई 8। इसका मतलब द इंटेंसिटी डिक्रीजेस 8 टाइम्स। आप ही सोचो, अगर अब क्या करें कि मिडिल वाला जो पोलराइजर है, मैं दिखा देता हूं आपको, जो मिडिल वाला पोलराइजर है P3, उसको मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन में, P2 के पास एक्सिस के डायरेक्शन में। तब क्या होगा, वो फाई इंक्रीज होगा, किसके लिए, P1 और P3 इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब कि इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। आई होप ये समझ में आया कि अगर अगर P3 जो है वो P1 की तरफ मूव करता है, इसका मतलब P1 की पास एक्सिस की तरफ मूव करता है। मैं लिख देता हूं, इफ P the path axis of P3 rotates in the direction of the path axis of P1, then the net intensity क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, विल इंक्रीज, क्योंकि फाई डिक्रीज हो रही है, तो फाई अगर डिक्रीज हुआ तो कॉस का वैल्यू इंक्रीज होगा, इसका मतलब नेट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। एंड इफ P3 moves in opposite direction, then the net intensity will decrease। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर एक लाइट है, उस लाइट को मैंने पोलराइज से पास किया और उस पोलराइड को अगर रोटेट किया और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उस लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि वो एक अनपोलराइज लाइट था? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पार्ट बी को आंसर करते हैं। अभी मैं बता देता हूं यहां पे एक बात आपको याद होगी, मैंने बताई थी अनपोलराइज लाइट की बात, कि अनपोलराइज लाइट में सारे डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर पोलराइड किसी भी डायरेक्शन में हो तो वो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तो पास करने के लिए अलाउ करेगा ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो पास जरूर करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इंटेंसिटी पे कभी चेंज नहीं आएगा,
हर रोटेशन की वजह से एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पास करेगा, इसका मतलब इंटेंसिटी विल नॉट चेंज। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? व्हेन द पोलराइड इज रोटेटेड with every new rotation, with every new rotation, one direction of the electric field will will at least pass this means if the transmitted intensity is I at a certain angle, it will remain I at another angle. So with this we can conclude that the given light before passing through the polaroid was unpolarized. I hope you have understood the solution. All the best.